ये कहानी है अमिताभ और सुषमा की, जो अपने बेटा बहू विकी और मोनिका के साथ रहते हैं। एक रोज। अरे वाह! क्या मौसम हो गया है। सावन का मौसम आ गया है और इस समय की बात तो कुछ और ही होती है। हाँ विक्की के पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। ओ गॉड माँ, मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरा नाम विक्की है, ना कि बिक्की। लेकिन फिर भी आप मेरा नाम बिक्की बिक्की कहकर क्यों पुकारती हो? आपको समझ नहीं आता क्या? ज्यादा मत बोल। विक्की हो या बिक्की हो, नाम में क्या रखा है? सारी बात तो भाव की होती है, जो विक्की कहने से ही आती है। आप और आपका ये फ्री का ज्ञान जाने दो। अरे बस करो तुम दोनों। और विक्की बेटा, जरा बाहर देखो, मौसम कितना अच्छा बना है। तो चलो ना बेटा, हम कहीं घूमने चलते हैं। घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाते हैं और ये चार दीवारी खाने को उठती है बेटा। हाँ विक्की बेटा, ले चलना हमें। अरे नहीं माँ पापा, मैं इधर दिन रात काम कर करके थक जाता हूँ और फिर आप दोनों को घुमाने भी ले जाओ। अब आपका इतना बुढ़ापा आ गया है तो चुपचाप घर पर बैठकर आराम कीजिए ना। बारिश में घूमने जाने की क्या जरूरत है? विक्की बिल्कुल सही कह रहा है। अगर इस मौसम में बाहर घूमने गए तो आप दोनों की तबीयत खराब भी हो सकती है। इसीलिए आप दोनों तो घर पर ही रहो और आराम करो। ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? बस एक बार जाने से हमारी तबीयत खराब थोड़ी ना हो जाएगी। क्या तू भी कुछ भी बोलती रहती है? और नहीं तो क्या बेटा। और हम थोड़ी ना बिना रेनकोट या छतरी के भीगने वाले हैं। अरे हम तो वहां जाकर बारिश का आनंद लेना चाहते हैं। नहीं पापा, एक बार मैंने कह दिया ना आपको कि मैं आप दोनों को कहीं लेकर नहीं जाने वाला और ना ही आप दोनों खुद अकेले बाहर कहीं जाओगे। घर से भी बाहर तभी निकलना अगर कोई जरूरी काम रहा तो, क्योंकि अगर बारिश के दिनों में कहीं गिर गए तो मुझ पर और परेशानी आ जाएगी। फिर आप दोनों की देखरेख, हॉस्पिटल के बिल्स, ना जाने क्या क्या होगा। इसीलिए चुपचाप घर पर बैठकर आराम करो। हाँ पापा जी और माँ जी, आप भी अब मंदिर तभी जाइएगा जब बारिश ना हो। और पापा जी, आप रोजाना पार्क जाते हो ना, तो वहां पर जाना आप कम कर दीजिए। और जिस दिन बारिश एकदम ना के बराबर हो तभी जाना पार्क में। उन दोनों की ये बातें सुनकर सुषमा और अमिताभ चुप रह जाते हैं और सुषमा काफी उदास भी होती है। फिर अगले दिन अमिताभ सुषमा को छत पर लेकर जाता है। अरे बिक्की के पापा, आप क्या जरा पगला गई हो क्या? इस तरह से मुझे कमरे से निकाल कर यहाँ छत पर क्यों लेकर आए हो आप? माफ करना सुषमा, लेकिन मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जा सकता। लेकिन अपनी बीवी की उदासी दूर करने के लिए मैं उसे यहाँ तो ला ही सकता हूँ ना। देखो, ये खटिया है और यहाँ पर है ये गर्मा गर्म चाय और पकोड़े। और तुम्हें पता है, ये सब मैंने बनाया है। और अब हम चाय की चुस्की लेते लेते पकोड़े खाएंगे और बारिश का खूब आनंद लेंगे। अरे वाह, क्या बात है! धन्यवाद बिक्की के पापा, ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर वो दोनों खटिए पर बैठकर चाय और पकौड़े खाते हैं और ढेर सारी बातें करके अच्छा समय बिताते हैं। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। बाप रे, बस कीजिए बिक्की के पापा, वरना आपकी ये बेसुरी आवाज सुनकर मेरे कानों से खून निकल आएगा। लेकिन जो भी हो, आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो और यही बहुत है। जीवन भर आपने हमेशा मेरी छोटी से छोटी खुशियों का भी कितना ख्याल रखा है। और अब तो मैं यही चाहती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप ही पति मिलो। अरे मैं ही मिलूंगा मेरी जान। और दूसरा कोई मिल भी गया तो मैं उसे टपका कर उसकी जगह ले लूंगा। क्या आप भी एकदम पागल हो? तभी एकदम से बिजली की आवाज आती है। हे भगवान, ये गड़गड़ाहट की आवाज! बिक्की के पापा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। अरे सुषमा, मैं हूं ना यहाँ पर।
तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है भला? फिर रात में खाने के समय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ पापा? आज आप दोनों छत पर रोमांस कर रहे थे क्या? ये तू क्या बोल रहा है विकी? जरा बात करने का लिहाज रख, बेशरम कहीं का। माफ कीजिए पापा, लेकिन लिहाज तो आपको रखना चाहिए। मोनिका को हमारी पड़ोसन ने सब बता दिया। जब दिन के समय बारिश हो रही थी तभी आप दोनों छत पर जाकर गाना गा रहे थे, प्यार भरी बातें भी कर रहे थे। और अगर आप दोनों को इतना ही रोमांस करना है तो अपने कमरे में जाकर कीजिए ना। छत पर जाकर 4 लोगों के सामने हमारी इज्जत का तमाशा क्यों बना रहे हो आप? चुप कर विकी। और ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? और हम दोनों तो बस बैठकर बातें कर रहे थे और साथ में थोड़ा अच्छा समय बिता रहे थे, तो इतने से हमारे पड़ोसियों को क्या मिर्ची लग गई? बता मोनिका बहू, तुझसे किसने चुगली की? जाकर अभी खबर लेती हो उस मुई की। बताया किसी ने भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है माँ जी? और ये सब करने के लिए आप दोनों जवान थोड़ी ना हो। बुढ़ापा आ गया है आप दोनों पर, इसीलिए प्लीज ये सब दोबारा मत कीजिए। और माँ पापा, आप दोनों से इस विषय पर बात करने में हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बात हमारी इज्जत की है, इसीलिए उसका थोड़ा ख्याल रखिए। फिर इस हादसे के बाद से अमिताभ और सुषमा दोनों छत पर जाना बंद कर देते हैं। फिर ऐसे ही एक सुबह, ये क्या है पापा जी? सारे घर में आप कीचड़ से भरे पेड़ लेकर आ गए। मैंने अभी अभी तो पोछा लगाया था, समझ नहीं आता क्या आपको? माफ करना बहू, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा। अरे क्या माफ करना बहू, बच्चों से भी ज्यादा परेशान करते हो आप दोनों। और बाहर जाने के लिए आप दोनों को मैनी और विक्की ने साफ साफ मना किया था, लेकिन फिर भी आप दोनों हमारी कोई बात नहीं सुनते। कभी मंदिर में तो कभी वॉक करने के लिए, बाहर तो आपको जाना ही होता है। हाँ तो दिन भर घर में ही पड़े रहे क्या? खुद तो दिन भर फोन पर लगी रहती है या फिर सहेलियों के साथ घूमने निकल पड़ती है और हमें सिखा रही है। हाँ तो उसमें क्या हुआ? मैं जवान हूँ और हद होती है। आपकी उम्र के लोग तो ऐसे मौसम में कंबल ओढ़कर आराम करते हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर तो बस बाहर घूमने की आग लगी हुई है। अब चाहिए अंदर, मुझे फिर से पोछा लगाना होगा। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ आप दोनों से। मोनिका अपने सास ससुर को खूब ताने देती रहती है, जिस कारण उन्हें बहुत बुरा भी लगता है। फिर एक रात वो दोनों रात में छत पर जाते हैं और वही सोने का तय करते हैं। लेकिन विक्की के पापा, हम यहाँ पर कैसे सोएंगे? कैसे मतलब? इतना कमाल का खटिया है ये, और इस पर बढ़िया सी नींद भी आती है। और सुषमा, तुम्हें रात में हमारे कमरे में नींद नहीं आती ना, घुटन महसूस होती है, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज हम दोनों यहाँ खुली हवा में सोएंगे, जिससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो तो है जी, लेकिन मोहल्ले वालों को हमारा छत पर आना पसंद नहीं है, और उस पर अगर हम यहाँ पर सोने आएंगे और कहीं किसी ने देख लिया तो फिर से बात का बतंगड़ बन सकता है। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखो, हमारे आसपास की छत पर कोई नहीं है, और ऐसे मौसम में रात में यहाँ पर कोई क्यों ही आएगा? जी, सही कहा आपने। फिर वो दोनों रात में वहीं पर सो जाते हैं। फिर अगले सुबह, सच में विक्की के पापा, कल रात तो मुझे बड़ी कमाल की नींद आई। बिजली की कड़कने की आवाज भी सुनाई नहीं दी, इतनी गहरी नींद लगी थी मुझे, और घुटन तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। और आपको पता है, इतने दिनों बाद कल मैं ठीक से सो पाई हूँ। चलो अच्छा है सुषमा, यही तो मैं चाहता था। और मैं तो यही कहता हूँ कि हमें तो रोजाना ही छत पर सोना चाहिए। जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। बारिश में छत पर सोने का मजा ही कुछ और है, मानो किसी पहाड़ी इलाके में झरने के पास सो रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे। हाँ सुषमा, मुझे भी कल रात बहुत अच्छा लगा।
अब वो दोनों रोजाना रात में छत पर ही सोया करते हैं और ये देखकर विक्की और मोनिका फिर से गुस्सा हो जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है माँ पापा? आप दोनों तो मेरी कोई बात मानने से रहे। अरे अब किसने शिकायत कर दी तुझसे? और हम किसी को परेशान कर रहे हैं क्या? या किसी के घर जाकर डाका डाल रहे हैं? अपने घर पर आराम से सो रहे हैं ना, वो भी रात के समय, ताकि कोई हमें देखकर तुम्हें कुछ भी ना कह सके और तुम्हारी इज्जत भी बरकरार रहे। रहने दो विक्की, इन्हें कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं है। ये हमारी कोई बात नहीं मानेंगे। चलो, मैं तैयार होती हूँ, वरना देरी हो जाएगी हमें। अरे मोनिका बहू, तू तो आज बहुत सुंदर लग रही है। वैसे तुम दोनों जा कहाँ पर रहे हो? वाह माँ जी, जाने से पहले ही आप टोक दो। अरे मैं टोक थोड़ी ना रही हूँ, बस पूछ ही तो रही हूँ ना। और एक माँ भला अपने बच्चों को क्यों ही टोकेगी? हम दोनों तो वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। क्या बात है बेटा, तो हमें भी साथ लेकर चलना। ऐसे तुम दोनों अकेले अकेले क्यों जा रहे हो? क्योंकि वहां पर सिर्फ जवान लोग ही आएंगे। तो फिर आप दोनों का वहां पर क्या काम है? घर में बैठकर आराम करो। बाहर आओगे तो हमारी और प्रॉब्लम बढ़ा दोगे और मौसम की वजह से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इसीलिए आप दोनों घर पर ही आराम करो। इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। कोई बात नहीं सुषमा, आज रात तो हम दोनों भी छत पर बहुत मजे करेंगे। और मैंने अपने कुछ आदमियों को बुलाया है और वो छत पर तंबू बांधेंगे। फिर उसके बाद से हम दोनों तंबू में सोया करेंगे और उसमें तो हमें ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि हम किसी हिल स्टेशन पर गए हैं। अरे वाह, सच में विक्की के पापा? हाँ सुषमा। अब उस तंबू में सोने के कारण सुषमा और भी खुश हो जाती है और इस तरह दोनों बूढ़े सास ससुर छत पर अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाकर बारिश का आनंद उठाया करते हैं। यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। जीवन भर हमने बस अपनी इच्छाओं को दबाया। हाँ, बस काम काम और काम, उसी में हमारी जिंदगी निकल गई। और अब जब हम अपने लिए जीना चाहते हैं तो हमारे शरीर में जान नहीं बची और कहीं ले जाने के लिए बच्चों से कह दे तो वो भी हमें कहीं लेकर नहीं जाते। अरे कोई बात नहीं सुषमा, अगर वो हमें कहीं नहीं ले जा सकते तो हम दोनों खुश नहीं रह सकते क्या? चलो, अब हम दोनों डांस करेंगे। नहीं नहीं, अगर कोई देख लेगा तो फालतू में आफत आ जाएगी। और अगर हम दोनों डांस करेंगे तो फिर तो हमारे बेटा बहू हमें घर से बाहर ही निकाल देंगे। अरे ये घर हमारा है, ना कि उसका। और रात के 12:30 बज रहे हैं, तो ऐसे में हमें कौन देखेगा? चलो, अब ज्यादा मत इतराओ और डांस करो मेरे साथ। फिर वो दोनों नाचने लगते हैं। तभी अचानक से अमिताभ का पैर फिसलकर वो गिर जाता है। फिर अगली सुबह, अरे ये क्या, आप दोनों रात में यहीं पर सोए थे? हाँ मोनिका बहू, वो दरअसल रात में। फिर सुषमा मोनिका को सब बता देती है। ओह गॉड, इतनी रात गए आप दोनों को छत पर जाने के लिए किसने बोला था? जब आपको नीचे यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ऊपर जाने की क्या जरूरत है? मैं तेरी बात समझ रही हूँ बहू, लेकिन अब क्या बोलूं मैं? रहने दीजिए, अब आप क्या ही सफाई दोगी? मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद घर पर मनोहर आता है, जो कि अमिताभ का दोस्त होता है। अरे मनोहर अंकल, आप यहाँ पर? कैसे हो आप? अरे विक्की बेटा, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। वो अमिताभ का कॉल आया था और पता चला कि वो गिर गया है और इसीलिए मैं उससे मिलने चला आया। अच्छा हुआ जो आप आ गए अंकल। अब आप ही समझाओ अपने दोस्त को। इस बुढ़ापे में उनको जवानी फूट रही है। मैं तो समझा समझा कर उन्हें थक चुका हूँ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विक्की? मैं मानता हूँ कि वो दोनों बूढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं होगी। अरे इस उम्र में आकर घर पर रहकर इंसान बोर हो जाता है। उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगती है और शरीर के थकने के कारण वो बाहर कहीं जा भी नहीं सकता। तो वो बेचारा और क्या ही करता।
वो तो है अंकल, लेकिन फिर भी। अरे क्या लेकिन फिर भी? अभी देख, छत पर गिर पड़ा, इसलिए तुम दोनों को पता तो चल पाया, लेकिन वो अगर कहीं बाहर गिरता तो तुम दोनों को क्या ही पता चलता। अरे बचपन से लेकर आज तक उसने ही तुम्हें पाला और पोसा है, और अब बुढ़ापे में तुम्हारी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती ही है ना। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि तू अपने माता पिता को रोजाना घुमाने लेकर जा, लेकिन हर 10 से 15 दिनों में तू उन्हें एक बार तो घुमाने लेकर जा ही सकता है ना। जी अंकल, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी जीवन के अंतिम पड़ाव में उन दोनों को परेशान मत करो, उन्हें तो बस खुशियां दो। अरे मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरे बेटा और बहू मेरी हर खुशी का इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे किसी तरह की कमी महसूस ही नहीं होने देते। लेकिन मुझे अमिताभ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उन्हें इस तरह से परेशान मत करो बेटा, क्योंकि आज जो तुम बोओगे कल वही जाकर पाओगे। मैं आपकी बात समझ गया अंकल, और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर विक्की ये सारी बातें मोनिका को भी बताता है, जिससे उन दोनों को काफी शर्मिंदगी होती है, और वो दोनों अंत में अमिताभ और सुषमा से माफी मांगते हैं। और फिर उस दिन के बाद से वो उनका अच्छे से ख्याल रखते हैं। क्या कहा? टीना को रसोई में पसीना नहीं बहाना? अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है प्रियम। देखो प्रियम बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए हमने तुम्हारी पसंद की लड़की चुनी है, और एक बहू को सबसे ज्यादा रसोई में ही काम होता है। उसे कह दो, अगर मेहनत मशक्कत करके अपना कर्तव्य नहीं निभाना है तो शादी ही मत करे। और नहीं तो क्या। लेकिन माँ पापा, आप दोनों उसकी तरफ से भी समझ कर देखिए ना। वो लड़की एक अमीर घराने से है, उसके तो घर के रसोई में भी एसी है, और उनकी रसोई में हर तरह का सामान है, जिससे सारा काम आसानी से हो जाता है। इसलिए उसने कभी ये सब देखा ही नहीं है माँ। अरे अगर इतना ही है तो उसे कह दे कि अपने अमीर पिता को दहेज के सामान के साथ साथ एक दहेज की रसोई भी बनवाए। लेकिन हम अपने घर में कोई नौकर नहीं रखने वाले, जो काम करना होगा उसे ही करना होगा। उनकी बातें सुनकर प्रियम अब परेशान हो जाता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना के पास जाकर उसे ये सारी बातें बताता है। ठीक है प्रियम, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा काम करूंगी, लेकिन अपने तरीके से। मेरे पापा मेरे लिए तुम्हारे घर में एक नई और आधुनिक रसोई जरूर बना देंगे, इसलिए तुम फिक्र बिल्कुल मत करो। क्या सच में? हाँ प्रियम, वो मेरी हर बात मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी की ख्वाहिशें कभी गलत नहीं होती। टीना के पिता अब सारे दहेज के सामान के साथ साथ उसके लिए उनके होने वाले ससुराल में एक सुंदर सी रसोई भी बनवाते हैं। टीना और प्रियम की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद पहली रसोई की रस्म के वक्त, आओ माँ, घर की नई रसोई में आपका स्वागत है। लेकिन नूपुर उस रसोई को देखकर एकदम चकित रह जाती है। हे भगवान, इस रसोई में तो एसी भी है, और ये क्या, इस मशीन ने तो रोटी भी बेल दी है और इसे सेक भी दिया। हाँ माँ जी, इसे फूड प्रोसेसर कहते हैं। इसमें आटा एकदम झट से गूंथ जाता है, और ये है रोटी मेकर। इसके होते हुए रोटियां बेलने और सेकने की मेहनत ही नहीं लेनी पड़ती। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपको, टीना सारा काम कर लेगी, लेकिन उसे सब कुछ अपने तरीके से चाहिए था। अब इस आधुनिक रसोई में सारा काम कितनी आसानी से हो रहा है। हाँ प्रियम बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। और बहू, जो भी बनाना एकदम अच्छा बनाना। अब टीना को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसका खाना खाकर ससुराल में सभी लोग एकदम खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, खाना तो एकदम कमाल का बना है। मुझे लगा ये आजकल की मशीनों पर बना हुआ खाना सही नहीं होगा, लेकिन मानना पड़ेगा बहू, तुमने तो मेरी सोच को ही गलत साबित कर दिया। शाबाश। शुक्रिया पापा जी। ये लो बहू, ये तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। शुक्रिया माँ जी। लेकिन बहू, बस एक बात कहनी थी तुझसे। जब जब तू उस रसोई में रहती है तभी रसोई चालू रखा कर, उसके बाद वो रसोई बंद कर दिया कर।
क्योंकि एसी का बिल बहुत आता है ना, और उसका बिल भरते भरते हम मिडिल क्लास लोगों की तो मौत आ जाएगी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, मौत आए आपके दुश्मनों को। और आप चिंता मत कीजिए, मैं काम होने के बाद ही एसी बंद कर दिया करूंगी, तो उतना बिल भी नहीं आएगा। अब टीना धीरे धीरे मोहल्ले की बाकी लड़कियों के साथ भी खुल मिल जाती है। और ऐसे ही एक दिन सभी औरतें किटी पार्टी में मिलती हैं। और तभी मैं तो घर के सारे काम करके थक गई यार। ये काम करने में कितनी मुश्किल होती है, स्पेशली रसोई का काम। ये करने से कितनी मुश्किल होती है। हाँ यार, मेरा भी वही हाल है। लेकिन टीना, तू तो एक अमीर घराने से आई है, तो तू सारे काम कैसे कर लेती है? क्योंकि मुझे इतनी मेहनत लेनी ही नहीं पड़ती, इसीलिए। क्या बिना मेहनत के ही सारा खाना बना लेती हो क्या? लेकिन ऐसे कैसे? हाँ मानवी, मेरे पापा ने दहेज के सामान के साथ साथ दहेज में एक रसोई भी बना कर दी है, और उसमें सारी मशीन से, जिसमें मेरा लगभग हर एक काम आसानी से हो जाता है। सब्जी और प्याज काटने से लेकर रोटी बनाने तक सब कुछ। क्या बात है यार, काश हमारे ससुराल में भी ऐसी ही आधुनिक रसोई होती। हाँ चैनल, और तुम्हें पता है मेरी रसोई में तो एसी भी है, जिससे मुझे थकान के कारण पसीना वगैरह भी नहीं आता। सारे काम बड़े ही आराम से हो जाते हैं मेरे। मानवी को टीना की ये बातें सुनकर जलन होने लगती है। ये टीना की जिंदगी तो मायके में भी मस्त थी, और अब ससुराल में आकर भी एकदम मस्त हो गई है। इसके पिता ने दहेज में हर एक काम को करने के लिए मशीन जो दी है, लेकिन नहीं, इसकी जिंदगी मैं इतनी अच्छी नहीं रहने दे सकती। फिर एक दिन मानवी टीना के घर आती है और सीधे रसोई में चली जाती है। अरे मानवी, तुम यहाँ पर? एक पल के लिए तो मैं तुम्हें देखकर डर ही गई थी। माफ करना टीना, दरअसल मुझे ना तुम्हारी वो बैग चाहिए थी, वो नीली वाली बैग। क्या मैं उसे कल के एक दिन के लिए ले सकती हूँ क्या? प्लीज टीना, मना मत करना। अरे हाँ बाबा, क्यों नहीं, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर टीना अपने कमरे में चली जाती है। और तभी मानवी मौके पे चौका मारते हुए टीना का रोटी मेकर खराब कर देती है। अब देखना टीना कि कैसे तेरे हाथ का बिगड़ा हुआ खाना खाकर तेरे ससुराल वाले तुझसे नाखुश हो जाएंगे, और तभी तुझे इन मशीनों को छोड़कर अपने हाथ से ही सारा खाना बनाना पड़ेगा। उतने में वहां पर टीना आ जाती है। अरे क्या हुआ मानवी, तुम अकेले में यूं क्या बोली जा रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस आज कितने सारे काम बचे हैं वही सोच रही थी, ताकि मैं उन्हें वक्त पर निपटा कर आराम कर पाऊं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ये लो, ये वाली ही बैग चाहिए थी ना तुम्हें? हाँ टीना, थैंक यू। फिर मानवी वहां से चली जाती है। और फिर बाद में जब टीना बिना ध्यान दिए रोटी मेकर में रोटियां बनाती है, तभी हे भगवान, ये रोटियां तो कच्ची बनी है बहू। हमें अस्पताल पहुंचाने का इरादा है क्या तुम्हारा? अरे नहीं माँ जी, ये आप क्या बोल रही हो? और ऐसे कैसे हो सकता है? लो बहू, तुम ही खाकर देख लो इसे। फिर टीना वो रोटी खाकर देखती है, और तभी उसे समझ आता है कि वाकई में रोटी कच्ची बनी है। आज तक तो सारी रोटियां रोटी मेकर में अच्छी ही बनती आई है। एक मिनट, कहीं रोटी मेकर को कुछ हो तो नहीं गया ना? फिर टीना रसोई में जाकर वो रोटी मेकर चेक करती है, और तभी उसे पता चलता है कि वो तो एकदम खराब हो चुका है। माफ कीजिए माँ जी, पापा जी, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। रोटी मेकर थोड़ा खराब हो चुका है, जिस कारण रोटियां ठीक से ही नहीं बन पा रही। अरे टीना, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। हाँ बहू, अब अपने हाथों से ही बेल और सेक उन रोटियों को, क्योंकि ऐसे तो काम होने से रहा। अरे इन मशीनों का तो ऐसे ही होता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। ऐसी बात नहीं है पापा जी, अब मेरे मायके में भी तो रोटी मेकर है ना, और सालों से हम रोटियां उसी में बनाते आ रहे हैं, और उसमें अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर पता नहीं इस वाले में कैसे आ गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर टीना को रोटियां अब हाथ से ही बेलनी और सेकनी पड़ती हैं, और यह सब खिड़की से देखकर
मानवी को बहुत खुशी मिलती है। अब टीना प्रियम से नया रोटी मेकर लाने को कहती है। लेकिन टीना, मेरी इस महीने की पगार अब तक मिली ही नहीं है। तुम थोड़े दिन रुक जाओ ना। बाकी का सामान तो ठीक है ना, बस तुम्हें रोटियों के लिए ही मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हारे लिए नया रोटी मेकर जरूर खरीद लूंगा। अरे नहीं प्रियम, इसके लिए तो मुझे कितने दिन रुकना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं अपने पापा से ही कह देती हूँ कि वो मुझे एक नया रोटी मेकर दिला दे। नहीं टीना, ऐसा बिल्कुल मत करना। लेकिन क्यों प्रियम? तुम तो अब मुझे नया रोटी मेकर खरीद कर देने से रहे, तो पापा से ही मांग लेती हूँ ना। अरे बाबा, तुम्हारे पापा ने तो हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है, और अब उनसे ऐसे दोबारा मदद मांगना अच्छा नहीं लगता। और तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, और अगर तुम उनसे मदद मांगोगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? बस थोड़े ही दिनों की बात है ना, प्लीज मेरे लिए थोड़ा सहन कर लो। अरे यार, अच्छा बाबा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय जब टीना और नुपुर सो रहे होते हैं, तभी मानवी चुपके से आकर टीना की रसोई का एसी खराब कर देती है। और फिर बाद में जब टीना एसी ऑन करने जाती है, तब वो ऑन ही नहीं होता। अरे ये क्या, ये एसी तो चल ही नहीं रहा। अब क्या करूं मैं? लगता है ये भी खराब हो चुका है बहू। ओह नो, अब बिना एसी के मैं रसोई में काम कैसे कर पाऊंगी? नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एसी रिपेयरर को बुलाना ही होगा। फिर टीना एसी रिपेयरर को बुलाती है, लेकिन उससे भी वो एसी ठीक नहीं हो पाता और वो उसे एक नया एसी खरीदने के लिए कहता है। क्या कहा? हाँ प्रियम, उस एसी रिपेयर वाले ने कहा है कि इस बिगड़ी हुई एसी को ठीक करने में बहुत सारा खर्चा होगा। उससे अच्छा तुम लोग नया एसी ही खरीद लो। लेकिन टीना, तुम तो जानती ही हो ना, यहाँ मेरे पास एक रोटी मेकर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर मैं एसी कैसे खरीदूंगा? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी खातिर मैं ईएमआई पर एक नया एसी जरूर खरीद लूंगा। बस ये 1 महीना गुजर जाने दो, उसके बाद मैं दोनों चीजें लेकर आऊंगा। ठीक है प्रियम, जैसा तुम कहो। अब टीना बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब एसी ना होने के कारण टीना को बहुत चिड़चिड़ होने लगती है और वो बेचारी खाना ठीक से बना ही नहीं पाती। बाप रे, ये सब्जी खाकर तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतनी बेस्वाद सब्जी कोई कैसे बना सकता है? हाँ बहू, तुम्हें अब बगैर एसी के काम करने की आदत डालनी चाहिए। हमने कहा था ना, ये सारी मशीनें ऐसी ही होती हैं, इन पर हमें कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब से कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी कि नहीं? अब टीना को ना चाहकर भी बिना एसी के ही काम करना पड़ता है, जिस कारण उसकी तबीयत अब बहुत खराब होने लगती है और उसे इस हालत में देखकर मानवी के कलेजे को ठंडक पड़ती है। ऐसे ही एक दिन जब वो फिर एक बार उसकी रसोई में चुपके से आकर बाकी मशीनों को खराब करने जा रही होती है, तभी वहां पर नुपुर आकर उसे देख लेती है। अच्छा, तो तेरे कारण ही ये सब हो रहा है। तूने ही बिगाड़ी है ना मेरी बहू की सारी मशीनें। रुक जा, आज तो तेरी खैर नहीं। फिर नुपुर उस मानवी को बहुत मारती है और वो उसे टीना के सामने लेकर जाती है। मानवी की बच्ची, ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अरे तुझे तो मैंने अपनी अच्छी सहेली माना था और तुमने तो मेरे साथ ही ये सब किया। माफ कर दे टीना, लेकिन मैं तुमसे जलने लगी थी। मुझसे तुम्हारी अमीर रसोई देखी नहीं गई और तुम्हारी ये खुशियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। अरे हम सब इतनी मेहनत करते हैं और तुम आराम से इन मशीनों के जरिए झटपट काम निपटा लेती हो। इसीलिए पहले मैंने तुम्हारा रोटी मेकर बिगाड़ा और उसके बाद एसी भी खराब किया, और अब मैं फिर से यहाँ पर और मशीनें बिगाड़ने आई थी। लेकिन तब तक तुम्हारी सास ने देख लिया। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। निकल जाओ यहाँ से। फिर टीना मानवी को धक्के मारकर घर के बाहर निकाल देती है। बहू, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुझे बहुत दोष दिया है। अरे नहीं माँ जी, आप मुझसे बड़ी हो,
इसलिए आप मुझसे माफी मत मांगिए। और आपको भी समझना चाहिए कि इन मशीनों को हमारा ही काम करने के लिए बनाया गया है, तो हम ही इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मैं समझ सकती हूँ कि आप इस जमाने की नहीं हो, लेकिन जमाने के साथ साथ आपको अपनी ये सोच भी बदलनी पड़ेगी। हाँ बहू, तूने एकदम सही कहा। और फिर महीना खत्म होने के बाद प्रियम घर में नया रोटी मेकर और एसी लेकर आता है, जिसके बाद टीना फिर से अपनी आधुनिक दहेज की रसोई में चैन से खाना बना पाती है। रोहिणी की शादी अंकुर से होती है। जब उसकी पहली रसोई की रस्म होती है तभी, अरे रोहिणी बहू, कहाँ पर है सारा खाना? सब लोग खाने की मेज पर इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ माँ जी, अभी आई। फिर रोहिणी सबके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो खाना नॉनवेज होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और वो उठकर खड़े होते हैं। हे भगवान, ये क्या है? ये नॉनवेज खाना क्यों बनाया है तूने, वो भी पहली रसोई की रस्म में? ओफो माँ जी, आप लोग इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैंने थोड़ी ना कोई कचरा ला कर दिया है आपको, ये भी तो खाना ही है ना। अरे नालायक लड़की, हमारे यहाँ कोई भी नॉनवेज नहीं खाता। हम लोग शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। क्या? ये सब क्या है अंकुर? तुझे पता नहीं था क्या कि ये बेवकूफ लड़की नॉनवेज खाती है? हाँ माँ, मुझे ये बात पहले से पता थी। क्या? हाँ माँ, अब वो नॉनवेज खाती है तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अरे बेअक्ल लड़के, ये खाती है लेकिन हम तो नहीं खाते ना। तुझे हमें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। एक नॉनवेज खाने वाली लड़की से हमने तेरी शादी करा दी। अरे माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अगर इसे नॉनवेज खाना पसंद है तो हम थोड़ी ना इसे रोक सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी इच्छाएं रहती है। माफ कीजिए देवर जी, लेकिन यहाँ पर सारी गलती आप ही की है। तो अब देखिए, रोहिणी के नॉनवेज खाने के कारण हम सबको कितनी दिक्कत हो रही है, और ऊपर से इसकी बदबू भी आ रही है। पता नहीं लोग ऐसा खाना कैसे खा लेते हैं। सुन रोहिणी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ वेज ही खाना पकेगा, नॉनवेज नहीं। इसलिए तू ये सब नहीं बनाएगी। नहीं माँ जी, आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती। देखिए, मैं रोज रोज नॉनवेज खाना नहीं खाऊंगी, हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार ही खाऊंगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर है तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी के लिए अपनी इच्छाओं को नहीं मार सकती। फिर रोहिणी सारा नॉनवेज खाना लेकर अपने कमरे में चली जाती है और वो उसे चटकारे लेते हुए खाती है। निकम्मे लड़के, ये सब तेरे ही करतूत के कारण हुआ है। पर माँ। अरे चुप हो जा और चला जा काम पर, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। मेरा माथा बहुत गर्म हो चुका है। फिर अंकुर वहां से चला जाता है और सुरभि भानुमति को पानी ला कर देती है। शांत हो जाइए माँ जी, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल तो नहीं सकते ना। काश उस निगोड़ी रोहिणी का नॉनवेज खाने वाला सच हमें शादी के पहले ही पता चलता, तो मैं अपने बेटे की शादी उससे कभी नहीं कराती। अब जो भी हो, उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अगर उसे घर के बाहर निकाल दिया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। जी माँ जी, वो भी है। सुरभि बहुत ही अच्छा वेज खाना बनाया करती है, जिसके चलते सभी उसकी खूब तारीफ करते हैं। ऐसे ही एक रोज, चलो अब जल्दी से शाम का खाना बना देती हूँ। साग उबलने तक मकाई का आटा गूंद लेती हूँ। आज तो सरसों का साग और मकाई की रोटी खाकर सभी लोग एकदम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब सुरभि रसोई को देखती है तब उसका दिमाग घूम जाता है। ये क्या, कितनी गंदी बदबू आ रही है, हर तरफ बस गंदगी फैली हुई है। रोहिणी, रोहिणी, क्या हुआ भाभी? इतना गला फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही हो आप? अरे तुम्हें जरा सी भी अकल है कि नहीं? अगर तुमने रसोई में नॉनवेज खाना पकाया है तो रसोई को साफ करके जाया करो ना। देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। अरे क्या भाभी आप भी, अब शाम होने पर मैं फिर से खाना बनाने वाली हूँ।
तब साफ कर दूंगी ना। नहीं रोहिणी, ये रसोई तुम अभी की अभी साफ करो, क्योंकि शाम के लिए मुझे वेज खाना बनाना है। ओफो भाभी, क्या अब भी हाथ धोकर पीछे पड़ी हो मेरे? लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हें रसोई साफ करने के लिए कहा है। तभी वहां पर भानुमति आती है। अरे क्यों हल्ला मचा रही हो दोनों? क्या हुआ है? देखिए ना माँ जी, इस रोहिणी ने नॉनवेज खाना बनाकर सारी रसोई गंदी कर दी है, और ऊपर से ये इसे साफ भी नहीं कर रही। क्यों रे रोहिणी, ज्यादा तेवर मत दिखा। तुझे हमने घर में नॉनवेज पकाने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग तेरी हर बात मानेंगे। अब चल, जल्दी से रसोई साफ कर दे। ठीक है माँ जी, कर देती हूँ मैं। हे भगवान, इस लड़की के कारण तो मेरा घर अपवित्र होता जा रहा है, और मुझे तो अब गंगा जल छिड़क कर पूरा का पूरा घर शुद्ध करना होगा। राम 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 राम। फिर भानुमति पूरे घर में गंगा जल छिड़कती है, और रोहिणी को बड़ी मेहनत करके पूरी रसोई को साफ करना पड़ता है। बहुत खूब, अब हर बार मैं तुम्हें बताने नहीं आऊंगी, इसीलिए अगली बार से खुद ही सारी रसोई साफ करके चली जाना, समझी कि नहीं? रोहिणी भी अब मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुरभि सबके लिए बढ़िया सा वेज खाना बनाती है। अरे वाह सुरभि, आज तो खाने में मजा ही आ गया। हाँ भाभी, थोड़ा और घी डालो ना। हाँ देवर जी, अभी डालती हूँ। इसे कहते हैं खाना, और एक तेरी लुगाई है जो नॉनवेज खाना खाती है। तू भी निकम्मा और वो भी निकम्मी। अरे माँ, अब गुस्सा छोड़ भी दो ना। नहीं, अब ये गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। चल, अब चुपचाप खाना खा। उतने में वहां पर रोहिणी अपनी थाली लाती है, जिसमें सब नॉनवेज खाना होता है। वो वहां पर बैठने ही वाली होती है कि उतने में भानुमति उसे रोक देती है। खबरदार रोहिणी, अगर तू यहाँ पर हमारे साथ बैठी तो। पर क्यों माँ जी, मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि तू नॉनवेज खाना खा रही है। अब अपना ये नॉनवेज खाना उठा और अपने कमरे में जाकर खा, वरना हम लोगों का खाना खत्म होने का इंतजार कर। हमारे साथ बैठकर तू ये नॉनवेज खाना कभी नहीं खा सकती। ठीक है माँ जी। फिर रोहिणी अपने कमरे में जाकर वो नॉनवेज खाना खाती है। ऐसे ही एक दिन रोहिणी और सुरभि, हमारे घर पर आने वाले 3 दिनों तक महापूजा होने वाली है, इसलिए तुम दोनों को सारी तैयारियां एकदम अच्छे से करनी होगी। ठीक है माँ जी। और रोहिणी, ये तेरी और अंकुर की शादी के बाद की पहली पूजा है, इसलिए तुझे अगले 3 दिनों तक नॉनवेज खाना बनाना तो क्या, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। आई बात समझ? 3 दिन? हाँ, और मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तुझे सरेआम हुक्म दे रही हूँ। तेरे नखरे तो वैसे भी हम सहन करते ही रहते हैं, लेकिन अब अगले 3 दिनों तक तुझे हमारे हिसाब से रहना होगा। ठीक है माँ जी, चलेगा। अब क्या ही कर सकते हैं। पहले दिन तो रोहिणी बिना नॉनवेज के रह लेती है, लेकिन दूसरे दिन की दोपहर में, अरे यार, अब तो पूरा 1 दिन हो गया है और मैंने अब तक नॉनवेज नहीं खाया। क्या मस्त प्लान बनाया था मैंने। आज के दिन मैं फिश फ्राई और चावल खाऊंगी, लेकिन सारा प्लान माँ जी के कारण चौपट हो गया। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर ही नॉनवेज खाना खाती हूँ, और तभी जाकर मेरी इस आत्मा को शांति मिलेगी। फिर रोहिणी बाहर चली जाती है और वो अब दबाकर नॉनवेज पकवान खाती है। लेकिन उस समय बाजार में भानुमति और सुरभि भी मौजूद होती है। सब सामान मिल गया, अब बस ताजे फूलों की मालाएं लेनी है। ओ तेरी, वो देखो माँ जी, उस रेस्टोरेंट में रोहिणी है और वो तो नॉनवेज ठूस रही है। क्या? इस निर्लज्ज लड़की की तो आज खैर नहीं। फिर जब रोहिणी घर आती है, तभी भानुमति दरवाजे पर खड़ी होकर उसका रास्ता रोक लेती है। ओफो माँ जी, अब ये काली बिल्ली बनकर मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो आप? हट जाओ, मुझे चोरों की प्यास लगी है और मैं अभी अभी मंदिर जाकर आई हूँ। अरे झूठी मक्कार लड़की, सत्यानाश हो तेरा। हमने तुझे उस रेस्टोरेंट में नॉनवेज खाना खाते हुए देख लिया है। क्या? हाँ रोहिणी,
अरे तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं है क्या? बस 3 दिनों की तो बात थी, फिर उसके बाद तुम नॉनवेज खाना खा लेती। इतनी भी क्या मरी जा रही थी उसे खाने के लिए? माफ कर दीजिए मुझे, वो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने अपने आप को कल से लेकर आज की दोपहर तक तो रोक लिया था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं रोक पाई और मुंह उठाकर रेस्टोरेंट चली गई। लेकिन अब तो इस घर में सीधे परसों आएगी, जब ये पूजा खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, 3 दिनों तक यहाँ पर महापूजा है और मैं तुझ जैसी बेशरम औरत को इस पूजा में शामिल नहीं होने दूंगी। अरे तेरा तो कोई भरोसा ही नहीं है। कब घर के घर में ही रहकर तू नॉनवेज खाना खा ले, कोई कुछ बता ही नहीं सकता तेरे बारे में। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। अरे अगर तुम्हें इस पूजा का और अपने परिवार का थोड़ा भी महत्व होता तो तुम अपने आप को रोक लेती और नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं खाती। अब रोहिणी को अपने मायके जाना पड़ता है, जहां पर उसकी माँ प्रभा उसे समझाती है। अरे रोहिणी बेटा, थोड़ा तो परहेज कर लिया कर। अब वो तेरा ससुराल है और ससुराल में अनुशासन से रहना पड़ता है। अरे माँ, अब तुम यहाँ पर बैठकर ज्ञान के मोती बटोरना शुरू मत करो। अब जाओ, मेरे लिए बढ़िया सी चाय लेकर आओ और साथ में एकदम चटपटा सा ब्रेड ऑमलेट भी बना कर लाना। बहुत भूख लगी है मुझे। ये भगवान, वो कभी नहीं सुधरने वाली। फिर रोहिणी 2 दिनों तक अपने मायके में रहकर दिन रात मस्त नॉनवेज खाना खाती है और खूब मजे करती है। ऐसे ही एक दिन, आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। एक तो ये मेरी दोनों बहुएं भी कामचोर है, बाजार से सब्जी लाने गई है या उगाने गई है। लगता है आज तो खाना मुझे ही गर्म करना पड़ेगा। फिर भानुमति रसोई में जाकर देखती है तो वहां पर सिर्फ रोटियां ही होती है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। फिर भी तो बाजार से आने के बाद सब्जी बनाने वाली है, लेकिन तब तक मैं क्या करूं? हवा खाऊं? फ्रिज में कुछ हो सकता है, वही देखती हूँ। तभी भानुमति फ्रिज में से एक पतीला निकालती है। चलो, जब तक मेरी दोनों बहुएं नहीं आती तब तक मैं ये दाल रोटी खा लेती हूँ। लेकिन इस दाल का रंग इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? शायद कल रात की है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। जाने दो। फिर भानुमति जब उसे खाती है तभी उसके मुंह में चिकन का पीस आ जाता है और वो उसे तुरंत थूक देती है। छी! हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो अपवित्र हो गई। मैंने चिकन करी को दाल समझ लिया। बाप रे, ये सब उस रोहिणी के कारण ही हुआ है। आने दो उसे, आज तो मैं उसके खाल उधेड़ दूंगी। भानुमति अपना मुंह धो लेती है और फिर बाद में जैसे ही रोहिणी घर में आती है वैसे ही भानुमति उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और तभी वहां पर अंकुर भी आ जाता है। अरे माँ जी, आपने मुझे क्यों मारा? अब क्या किया मैंने? अरे आग लगे तेरे नॉनवेज खाने को। तेरे कारण मुझसे आज कितनी बड़ी गलती हो गई। तूने फ्रिज में जो चिकन करी रखी थी वो मैंने दाल समझकर खा ली और मेरे मुंह में चिकन का पीस आ गया। क्या? देख रोहिणी, तुझे 1000 बार कहा है मैंने कि तुम्हारा नॉनवेज खाना हमारे वेज खाने से अलग रखा कर, लेकिन तूने हमारी एक नहीं सुनी। अरे माँ जी, आप कोई दूध पीती बच्ची हो क्या? खाने की स्मेल से आपको पता नहीं चला क्या कि ये खाना नॉनवेज खाना है? अरे सर्दी जुकाम के कारण मेरा नाक बंद है और तू मुझसे क्या सवाल कर रही है? सारी की सारी गलती तेरी है। लेकिन अब बस, बहुत हो गया। अब से तो इस घर में नॉनवेज नहीं बनाएगी और अगर तुझे मेरी ये बात मंजूर नहीं है तो अभी के अभी निकल जा इस घर से। इज्जत गई तेल लेने। लेकिन तेरे कारण जो हमें परेशानी हो रही है, आखिर हम लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। पर माँ जी, मैं नॉनवेज खाने के बिना नहीं रह पाऊंगी। अरे मैं तुझे नॉनवेज बनाने के लिए मना कर रही हूँ, खाने के लिए नहीं। तुझे अगर नॉनवेज खाने का चस्का लगेगा तब तू बाहर जाकर खा कर आना, लेकिन घर पर नहीं। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर निकल जा इस घर से। और अंकुर, तू, ये सब तेरी ही लापरवाही का नतीजा है। अगर तू शादी के पहले सब कुछ बता देता
तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब से मैं तेरी बीवी की कोई मनमानी नहीं सुनूंगी। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हो। रोहिणी, गलती तो हमारी भी है ना। और अगर तुम्हें नॉनवेज खाना है तो बाहर जाकर खा लेना, लेकिन प्लीज घर में मत बनाना। अब इसके आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। ठीक है अंकुर, मैं इस घर में नॉनवेज खाना नहीं बनाऊंगी, पर मुझे घर से बाहर मत निकालो और माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आप लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और फिर उस दिन के बाद से रोहिणी अपने ससुराल में नॉनवेज खाना बनाना छोड़ देती है और बाहर जाकर खाती है।